हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपना तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा। और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ये पाठ के अंत में आपको नाम देखने को भी मिलेगा। ये मतलब लेखक के खुद के एक संस्मरण पर आधारित एक व्यंग्यात्मक निबंध है बच्चों। और इस निबंध की एक विशेष शैली है और वो शैली है हास्य व्यंग्य शैली। अब हास्य क्या होता है? हास्य होता है हंसना, और व्यंग्य चुटीले अंदाज में कोई बात कह देना। अब व्यंग्य के बारे में थोड़ा और बता दूं मैं आपको। व्यंग्य क्या है कि समाज की कोई ऐसी बात या व्यवस्था जिसे देखकर हमें लगता है कि इसे बदलना चाहिए या इसमें सुधार होना चाहिए, परंतु उस बात को कहने का तरीका हमारा ऐसा होता है कि बात कह भी दें और सुनने वाले को बुरा भी न लगे और उसे इस बात का भी एहसास हो जाए कि हाँ, ये जो कुछ हो रहा है वो गलत है और इसमें सुधार होना चाहिए। तो इस प्रकार से हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कह देना ही क्या कहलाता है? व्यंग्य कहलाता है। तो इस पाठ में भी जब हम पढ़ेंगे तो आप देखना कि लेखक ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में एक ऐसी निजी बस कंपनी पर व्यंग्य किया है जो सिर्फ अपने लाभ या अपने मतलब सुविधा के बारे में सोच रही है। वो अपने यात्रियों की सुविधा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यात्रियों के जीवन का उसे कोई मोल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी खर्चे के लाभ कमाने का प्रयास कर रही है। तो उसी पर इस पूरे पाठ में व्यंग्य किया है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बस है। बस की स्थिति देखिए आप, किस प्रकार की स्थिति हो रही है इस बस की। पूरा गौर से देखिए इसको। इसके मतलब टायरों की क्या स्थिति है, इसके आगे का जो बॉनेट एरिया या जो इंजन एरिया होता है उसकी क्या स्थिति है। कांच देखिए इसके पूरे टूटे फूटे पड़े हैं। तो पूरी जर्जर अवस्था में है ये बस। कैसी अवस्था में है? जर्जर अवस्था में है। बिल्कुल चलने की स्थिति नहीं है इसकी। और इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बस के मालिक ने बहुत सालों तक इस पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो उससे कमा रहा है। तो इसी बात पर यहाँ व्यंग्य किया है पूरे पाठ में। और आप इसको खुद पढ़ के देखना, आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा आपके सामने खुद ये बस का पूरा एक चित्र हो रहा है और जो घटनाएं लेखक के साथ घटित हो रही हैं वो आपके ही साथ मान लो घटित हो रही हैं। ऐसा फील करेंगे। ये इस मतलब लेखन की, या हम कह सकते हैं परसाई जी की लेखन शैली की ये बहुत ही अच्छी विशेषता है। अब तो पहले हम देखते हैं कठिन शब्द पाठ पढ़ने से पहले। ये देखिए शब्दार्थ दे रखे हैं यहाँ। पहला है निमित्त। निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। गोता, गोता होता है डुबकी लगाना पानी में। इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग। और बियाबान का अर्थ है सुनसान या जंगल या उजाड़ खंड, ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं हो। अंत्येष्टि का अर्थ होता है मृतक कर्म या दाह कर्म या अंतिम क्रिया में, मतलब व्यक्ति के मर जाने के बाद। और प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान करना या मरना। और बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी। इनके अलावा भी बहुत ऐसे शब्द आएंगे जो मैं आपको पाठ के बीच में बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पाठ को। ये एक ऐसा लेख है जिसमें लेखक अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहे हैं यात्रा पे, और उनकी मजबूरी है कि उनको दूसरे दिन काम पे जाना होता है, ऑफिस से ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। और जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ से इस बस के अलावा और कोई साधन नहीं है उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए। तो मजबूरी ये है उनकी कि उनको इस बस में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके दूसरे दिन उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी है और दूसरा कोई साधन नहीं है। और ऊपर से बस की ये स्थिति है। तो पहले तो देख के वो डर जाते हैं कि ये पता नहीं उनको पहुंचा पाएगी या नहीं। और आगे आगे कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती जा रही हैं कि लेखक और उसके साथी हैं
वो अपनी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं और निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम है जिसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब लेखक को पन्ना से जबलपुर तक जाना था और पहले बस पकड़ के फिर उनको ट्रेन पकड़नी थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। उस बस में जाने का मुख्य कारण क्या था? उनको सुबह काम पर जाना था 2 मित्रों को, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने उनको चेतावनी भी दी थी। क्या दी थी चेतावनी? कि ये जो शाम वाली बस है जिसमें आप जाने का सोच रहे हो वो सही नहीं है, उसमें समझदार आदमी तो कोई जाता नहीं है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? सवाल किया लेखक और उसके दोस्तों ने कि क्यों नहीं जाना चाहिए भाई, क्या कोई डाकुओं का खतरा है रास्ते में? तो उत्तर क्या मिला उन्हें? नहीं, बस ही डाकिन है। अब ये डाकू का स्त्रीलिंग हो गया डाकिन। बस को डाकिन क्यों बताया? क्योंकि बस ही ऐसी स्थिति में थी, मान लो डाकू मिल जाए तो उसको रुपए पैसे देकर आप पीछा तो छुड़ा लेंगे, लेकिन बस में बैठने के बाद वो आपका क्या हाल करेगी, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बस कैसी थी? वयोवृद्ध, यानी बहुत बूढ़ी। वयोवृद्ध का अर्थ क्या है? बहुत बूढ़ी। और बूढ़े लोगों के प्रति अक्सर क्या होता है, हमारे मन में आदर या श्रद्धा का भाव आता है। तो ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी ऐसे उसे देखकर साफ साफ ये लग रहा था कि सालों साल से ये सिर्फ और सिर्फ चलती ही जा रही है। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी। इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? लेखक यहाँ देखो चुटीले अंदाज में, यही होता है व्यंग्य करने का तरीका, कि बस की स्थिति तो ऐसी नहीं थी कि वो उसमें सफ़र करा जा सके, वो तो रख के पूजा करने लायक थी। आगे क्या कह रहे हैं लेखक? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अब जो बस कंपनी है ना, जिसमें मान लो कई सारे लोग मिल के उन्होंने वो कंपनी खोली होगी, तो उनमें से एक हिस्सेदार भी उस बस में बैठा हुआ था। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? अब देख, ऐसी बस को देख के हर किसी के मन में सवाल आएगा ना कि जो बस इतनी पुरानी हो चुकी है वो कैसे चल सकती है भला? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या ये? अपने आप चलती क्या मतलब? उस बस को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये खुद चलती है, यानी इसे तो धक्का दे के ही खिसकाना पड़ता होगा। जी हाँ, और कैसे चलेगी? बस के हिस्सेदार ने कहा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक और उसके मित्रों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हम आगा पीछा करने लगे। अब यहाँ देखो, आगा पीछा करना बच्चों एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है सही निर्णय नहीं कर पाना। वो क्यों नहीं निर्णय कर पा रहे थे? उस बस की स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई भी उसमें बैठने के लिए खुद को तैयार कर पाए, इसलिए वो सोच रहे थे कि बैठें या नहीं बैठें। अब नहीं बैठें तो वो अगले दिन ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाए, तो बैठना भी ज़रूरी हो गया। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब बस पहले बताया था ना, वयोवृद्ध थी यानी बूढ़ी थी। अब उसे बताया अनुभवी है, यानी उसे बहुत सालों से वो यात्रियों का बोझ ढो रही है, यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, तो वो हमें भी पहुंचा ही देगी, उसे ये काम करने का अनुभव है। अब लेखक और उसके दोस्त उसमें बैठ गए, क्योंकि वही एक रास्ता था उनके पास। जो लोग उनको छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों, और उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। ये यहाँ एक कहावत कह दी उन्होंने कि चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, कोई राजा है या
कोई रंग है जो इस दुनिया में आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आप भी इस बस में बैठ रहे हैं, तो अगर आपकी मृत्यु होती है तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहता है। तो इस तरह के विचार लेखक के दिमाग में आ रहे थे कि ये जो छोड़ने आए हैं ये ऐसा ही सोच रहे होंगे। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच का अर्थ है जाना और निमित्त का अर्थ होता है बहाना या माध्यम। तो आपके जाने का यही बहाना है कि इस बस के हाथों ही आपकी मृत्यु लिखी है। अब देखिए बस की स्थिति क्या होती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। अब इंजन की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो नहीं लग रहा था कि बस के आगे लगा हुआ है, बल्कि ऐसे लग रहा है सारी बस ही इंजन बन रही है। और कांच बहुत कम बचे थे उसमें। अभी हमने चित्र में देखा था ना, कांच उसके खिड़की के शीशे कैसे टूट रहे थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लो खिसक के खिड़की की साइड हो गए थोड़ा बहुत भी और बस हिली, तो वो कांच उनके चुभने की पूरी संभावना थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ था, इतनी भारी आवाज़ आ रही थी उस इंजन। अब आगे देखिए, लेखक कह रहे हैं कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। देखिए फिर से बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही। और गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के समय चलाए गए 2 आंदोलनों का उन्होंने जिक्र किया यहाँ, एक असहयोग आंदोलन और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ असहयोग का अर्थ क्या होता है? सहायता नहीं करना। और सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है विनम्रता सहित किसी की आज्ञा को नहीं मानना। तो गांधी जी यही कह रहे थे उस समय, इन आंदोलनों को चला के अंग्रेज़ों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपका साथ नहीं देंगे और हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। यानी जो आप कहोगे, भारतीयों से जो आप करवाना चाहते हो उसका हम विरोध करेंगे विनम्रता के साथ। तो एक आंदोलन तो ये 1920-21 में चलाया था और एक 1930 में चलाया था। तो इन आंदोलनों का जिक्र क्यों किया यहाँ कि वो बस जो थी उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो उसके जो पुर्जे हैं वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। बस के पुर्जे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे और बस जो है वो ड्राइवर की आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी। यानी ड्राइवर जो जैसे चलाने की कोशिश करता है साधन को, वैसे ही वो साधन चलता है, लेकिन बस यहाँ मतलब ड्राइवर से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी जो बस की बॉडी है और सीटें हैं, वो बॉडी आगे चल रही है तो सीटें पीछे जा रही हैं, क्योंकि वो कसी हुई नहीं है अपने स्थान पर, ढीली हो चुकी हैं टूट फूट के, तो वो हिल रही हैं। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। इस प्रकार तालमेल नहीं बैठ रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी सीट नीचे गिर चुकी है और उस पर बैठने वाले भी नीचे गिर चुके हैं। तो है ना हास्य व्यंग्य शैली, पढ़ के हंसी आ रही है ना। अब फिर आगे देखिए, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब यहाँ ये प्रश्न आपसे पूछें कि बस क्यों रुक गई थी? क्योंकि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। और अब देखिए क्या करते हैं वो लोग, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। किस प्रकार से? कि जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी 15-20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो इतनी धीमी गति से चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है,
प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि बस से हम मान लो सफ़र कर रहे होते हैं और चारों तरफ के दृश्य हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं और हम उन दृश्यों को लगातार देखते जाते हैं और उनमें खोए रहते हैं। बस कैसे चल रही है, क्या चल रही है, हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ भी प्रकृति के दृश्य बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, लेकिन लेखक उनको या तो सही तरीके से देख नहीं पा रहा था और देख पा रहा था तो उन पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था दुश्मन? क्योंकि वो बस उनसे कभी भी टकरा सकती थी। तो जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस उससे टकरा जाएगी। वह पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब सड़क किनारे पेड़ दिखें, झील दिखें तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन लेखक को बुरा लग रहा था कि कोई आसपास भी नहीं आनी चाहिए कोई चीज़ बस के, क्योंकि कल को इस बस का संतुलन बिगड़ा और ये जाके पेड़ से टकरा सकती है या फिर झील में गिर सकती है और दुर्घटना हो सकती है। एकाएक फिर बस रुक गई। अब इस बार क्यों रुकी बस? देखते हैं क्यों रुकती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। अब सुनिए कंपनी के हिस्सेदार की बात। वो उसे क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्लास, यानी बहुत अच्छी है बस तो। ये तो इत्तेफाक की बात है कि वो रुक गई। अब वो यात्रियों को ये मतलब इतनी बड़ी बात कह के सरासर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि बस फर्स्ट क्लास है या नहीं है। क्षीण चांदनी, क्षीण का मतलब है मध्यम, चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय सी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। अब उसकी भी क्या गलती थी बस की बेचारी की? जैसे कोई वृद्ध होता है, बहुत लंबी यात्रा कर लेता है तो थकान स्वाभाविक है, वैसे ही उसकी स्थिति भी ऐसी थी। इतनी पुरानी बस थी, इतना चलने का सामर्थ्य ही नहीं रख रही थी वो, फिर भी वो लोग उसे चलाए जा रहे थे तो उसका रुकना तो स्वाभाविक ही था। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत का अर्थ क्या है यहाँ? मृत्यु। प्राणांत का अर्थ है मृत्यु। तो इस बियाबान यानी सुनसान स्थान पर हमें उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब यहाँ लेखक क्या मान रहे हैं? बस को एक मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। वो कोई वृद्ध मनुष्य है और वो चलता चलता मान लो थक गया, जिसके कंधों पे चढ़ के हम जा रहे हैं, बूढ़े आदमी, बूढ़ी महिला हो चाहे पुरुष हो, और वो थक गया और वहीं चलते चलते फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी सुनसान इलाके में उसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। फिर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति भी जाने लगी। अब यहाँ आंखों की ज्योति जाने का क्या अर्थ है? वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी यानी बस की जो हेडलाइट्स थी वो भी अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। रात का समय था और आप सोचो अगर हेडलाइट्स नहीं हो तो क्या साधन चल सकता है? तो चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी उसकी मजबूरी थी ड्राइवर की कि उसे बस को रोकना ही पड़ता, क्योंकि लाइट नहीं थी और बिना लाइट के वो सामने वाली गाड़ी की जब लाइट उसके आंखों पे पड़ती तो वो नहीं चला पा रहा था, तो उसे रोकना पड़ता। तो लेखक इसको बस से जोड़ रहा है कि मान लो बस ये कह रही है पीछे वाली गाड़ी के लिए कि बेटी तुम तो जवान हो, तुम निकल जाओ, मेरी तो अभी ऐसे निकलने की उम्र नहीं रही। अब एक पुलिया के ऊपर बस पहुंची तो एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पे लेके उसी बस में सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर लेना या ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है प्राणों की परवाह नहीं करना। तो बस का हिस्सेदार है वो, देखो बस की हर एक हालत को जानता है, हर एक पुर्जा कैसे काम कर रहा है उसको सारा पता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान जोखिम में तो डालता ही डालता है, यात्रियों की जान भी जोखिम में डालकर वो रोज़ उस बस में सफ़र करता है।
तो लेखक को उस पर दया हुआ आई। दया किसमें? व्यंग्य में दया, कि ऐसे लोग भी किस काम के। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का अर्थ है बलिदान और दुर्लभ का अर्थ है मुश्किल से मिलना। तो उसमें बलिदान की भावना तो थी ना, जब भी वो रोज अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में सफ़र करता था। तो लेखक ने क्या सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि बलिदान की जो भावना उसमें है, त्याग की जो भावना उसमें है, तो वह अगर किसी आंदोलन का नेता होता तो वह ज़रूर कुछ ना कुछ करता। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते, तो देवता भी बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। किसका इंतज़ार करते? उस बस के हिस्सेदार का इंतज़ार करते और क्या कहते कि देखिए वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। यानी प्राण देना उसके लिए आसान था, लेकिन बस में एक टायर लगवाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, और टायर के लिए प्राण दे दिए। बेचारा मर गया पर टायर नहीं बदला। अब देखियो यहाँ ये हास्य व्यंग्य शैली है ना अच्छी सी, कि बात भी कह दी और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगे और उसे समझ में भी आ जाए कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये चुटीले अंदाज में लेखक ने कहा कि कितना कंजूस है ये व्यक्ति कि एक टायर के लिए उसने अपनी जान दे दी, और ना सिर्फ अपनी जान दे दी बल्कि इतने सारे और यात्रियों को भी इसने मार डाला। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे ही उस लोक को प्रयाण करना है, यानी इसी बस में बैठे बैठे मृत्यु होनी है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि वो बस इस स्थिति में अब नहीं लग रही थी कि वो और ज़्यादा चल पाएगी। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। उस बस में कैसे बैठ गए? जैसे अपने घर में ही बैठे हो, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है, तनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि चिंता करने का उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। इस प्रकार से बच्चों ये पाठ यहाँ पूरा होता है, और आप भी इस पाठ को मतलब वाचन करना, आप इसका आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। हरिशंकर प्रसाद जी की ये व्यंग्यपूर्ण रचना हमने पूरी कर ली है। अब इसके प्रश्नोत्तर के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।